ग्लोबल सॉल्यूशंस में आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में 12th क्लास के राजनीति विज्ञान के पूर्व वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र के 3 अंक के प्रश्नों का हल देखेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक 3 अंक के प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न मतलब प्रश्न क्रमांक 11 दिया हुआ है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम है। पहला लिखेंगे, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में शेष बचा तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। दूसरा परिणाम लिखेंगे, सोवियत संघ से जितने गणराज्य अलग हुए थे उन्होंने स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपनी अपनी शक्तियों में अभिवृद्धि कर ली। तीसरा परिणाम है, हालांकि सोवियत संघ के विघटन के फलस्वरूप भारत ने अपना एक विश्वासपात्र मित्र खोया था, लेकिन वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में रूस हमारे देश के साथ मित्रता की कसौटी पर खरा उतर रहा है। विद्यार्थियों, 3 अंक का प्रश्न है तो सिर्फ 3 बिंदु लिखकर हम अगला प्रश्न हल करेंगे। अथवा में प्रश्न दिया है, किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। उत्तर, गोर्बाचेव निम्नलिखित कारणों से सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। पहला, पाश्चात्य देशों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से गोर्बाचेव के लिए सोवियत संघ में आर्थिक सुधार करने परम आवश्यक हो गए। दूसरा बिंदु लिखेंगे, गोर्बाचेव पाश्चात्य देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने एवं सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने की दृष्टि से सुधारों हेतु बाध्य हुए। अगला लिखेंगे, सोवियत संघ नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करने के लिए भी सुधार हेतु बाध्य हुए। अगला प्रश्न दिया है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं। पहला लिखेंगे, सेना का प्रभुत्व। पाकिस्तान में उसके निर्माण से ही सेना का प्रभुत्व रहा है। अभी तक जितने भी पाक शासक हुए सभी ने लोकतंत्र के नाम पर सेना के माध्यम से ही सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ली है। पाकिस्तानी नागरिक भी सैन्य शासन का इस कारण समर्थन करते हैं क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि इससे उनके देश की सुरक्षा किसी प्रकार के खतरे में नहीं पड़ेगी। हमारे देश भारत के साथ भी पाकिस्तान के संबंध प्रायः तनावपूर्ण रहते हैं। इस वजह से यहाँ के सैन्य समर्थक समूह अधिक मजबूत है तथा प्राय यह तर्क देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और पाकिस्तान में लोकतंत्र की कमी है। लोकतंत्र की कमी की वजह से पाकिस्तान पूर्ण रूपेण सफल नहीं हो पाया है। अगला बिंदु लिखेंगे, लोकतंत्र हेतु अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का अभाव। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हो इसके लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार वह सैन्य बलों को अपना प्रभुत्व बनाए रखने हेतु बढ़ावा मिलता है। तीसरा बिंदु लिखेंगे, धर्मगुरुओं तथा अभिजन का प्रभाव। पाकिस्तानी सामाजिक व्यवस्था में भूस्वामी अभिजनों तथा धर्मगुरुओं का अत्यधिक प्रभुत्व है। वे लोग यहाँ सेना के शासन को ही देश के लिए सर्वदा उपयुक्त मानते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष को समझाइए। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है। श्रीलंका में प्रमुख रूप से सिहली समुदाय की अधिकता है जो भारत से आकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध है। सिहली राष्ट्रवादियों की मान्यता थी कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किसी प्रकार का कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि श्रीलंका केवल सिहली समुदाय का ही है। तमिलों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ें तेजी से उठी। 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अर्थात लिट्टे ने श्रीलंकाई सैन्य बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। इसमें तमिल इलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तीव्र होता चला गया। देश में विस्फोट एवं हत्या होने लगी। भारत ने 1987 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी जिसे वहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप 1990 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए ही वापस बुला लिया। 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन का उसके कुछ प्रमुख सहयोगियों के साथ सैन्य कार्यवाही में मारे जाने के पश्चात लिट्टे की स्थिति कमजोर हो गई। श्रीलंका में संघर्ष दब गया तथा शांति की स्थापना हुई। श्रीलंका में 1983 से आपातकाल लागू था जिसे अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। संघर्ष के दौरान तहस नहस हुए शहरों को फिर से बसाया जा रहा है तथा पीड़ित तमिल परिवारों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र को आपातकाल के रूप में क्या क्या सबक मिला। आपातकाल 1975 का जो प्रभाव या सबक भारतीय लोकतंत्र को मिला वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। पहला लिखेंगे, विरोधियों पर नियंत्रण। आपातकाल की घोषणा का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि कांग्रेस सरकार ने राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए उनके महत्वपूर्ण नेताओं को अब पहले ही दिन गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। दूसरा, मूलाधिकारों का स्थगन। आपातकाल की घोषणा के साथ ही नागरिकों के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित अन्य स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई। अगला बिंदु है मीडिया पर सेंसरशिप। 25 जून 1975 को लागू आपातकाल के दौरान मीडिया अर्थात समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि पर सेंसरशिप लगा दी गई। इसका तात्पर्य यह था कि समाचार माध्यमों द्वारा सूचनाओं का प्रसारण शासकीय इच्छानुसार किया जाएगा।
यहाँ चौथा और पाँचवा बिंदु भी दिया हुआ है। विद्यार्थियों 3 अंक का प्रश्न है, सिर्फ 3 ही बिंदु लिखने हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार आसान बिंदुओं का अध्ययन करके नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, अथवा में दिया है, आपातकाल ने किस प्रकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाभान्वित किया? तो उत्तर लिखेंगे, 1975 में घोषित आपातकाल में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को निम्नलिखित रूप से लाभान्वित किया। पहला बिंदु लिखेंगे, शासकीय जातियों के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों एवं मशीनरी में सक्रियता आई। कुछ समय हेतु लादा गया अनुशासन तो दिखाई दिया, लेकिन 18 महीने के बाद इसकी समाप्ति की घोषणा हो गई। आपातकाल समाप्ति की घोषणा के बाद विरोधी दलों एवं मतदाताओं ने जो राजनीतिक सूझबूझ दिखाई, उससे प्रमाणित हो गया कि बड़े से बड़ा तानाशाह भी भारत में लोकतंत्र का अंत नहीं कर सकता है। अगला बिंदु लिखेंगे, आपातकाल के पश्चात देश के संविधान में अनेक श्रेष्ठ संशोधन किए गए। अब आपातकाल तभी लागू किया जा सकता है जब मंत्रिपरिषद लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तीसरा बिंदु लिखेंगे, आपातकाल के दौरान न्यायपालिका में व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने की भूमिका सक्रिय रहेगी। इससे नागरिक अधिकारों की रक्षा तत्परतापूर्वक होने लगी। विद्यार्थियों, प्रश्नों के उत्तर तेज़ी से बोले जा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो पाए। आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर भी प्रश्नों के उत्तरों को नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा? उत्तर लिखेंगे, जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 से 8 अक्टूबर 1979, संक्षेप में जेपी, जयप्रकाश नारायण जी को कहा जाता था, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 19 अप्रैल 1954 में गया, बिहार में उन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने की घोषणा की। 1957 में उन्होंने लोकनीति के पक्ष में राजनीति छोड़ने का निर्णय लिया। 1960 के दशक के अंतिम भाग में वे राजनीति में पुनः सक्रिय रहे। 1974 में किसानों के बिहार आंदोलन में उन्होंने तत्कालीन राज्य सरकार से इस्तीफे की मांग की। वे इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के विरुद्ध थे। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। उनके नेतृत्व में पीपुल्स फ्रंट ने गुजरात राज्य का चुनाव जीता। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से भी अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और खराब हुई। 7 महीने बाद उनको मुक्त कर दिया गया। 1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। वे कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ समाज सेवक भी थे। उन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें समाज सेवा के लिए 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। प्रश्न पत्र में 3 अंक का अंतिम अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 14, सन 1990 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों को समझाइए। उत्तर इसका हम लिखेंगे, क्रमवार लिखेंगे, बिंदुवार। पहला लिखेंगे, नवीन आर्थिक नीतियों पर सहमति। हालांकि अनेक समूह नवीन आर्थिक नीतियों के खिलाफ है, लेकिन भारत के अधिकांश राजनीतिक दल इन नीतियों के प्रबल हिमायती है। ज़्यादातर भारतीय राजनीतिक दल मानते हैं कि नई आर्थिक नीतियों से भारत समृद्ध होगा तथा इन पर चलकर वह जल्दी ही विश्व की एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। अगला बिंदु लिखेंगे हम, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक एवं सामाजिक दावे को स्वीकृति। वर्तमान में सभी राजनीतिक दल इस तथ्य से भली प्रकार अवगत है कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दावों को स्वीकृत करने की महती जरूरत है। अतः देश के सभी राजनीतिक दल शिक्षा एवं रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने के प्रबल हिमायती हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि अब राजनीतिक दल यह भी सुनिश्चित करने हेतु तत्पर है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को सत्ता में समुचित सहभागिता मिल सके। तीसरा और अंतिम बिंदु लिखेंगे, राष्ट्रीय शासन में प्रांतीय दलों को स्वीकृति। 1990 के बाद से राष्ट्रीय दलों और प्रांतीय दलों के बीच का अंतर लगातार कम होता चला जा रहा है। अब राज्य विधानसभा और लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाने हेतु इच्छुक रहते हैं। इस परिवर्तित स्थिति में क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका का निर्वाह करने लगे हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न 3 अंक का, इसलिए यहाँ सिर्फ 3 हेडिंग या 3 बिंदु लिखकर आपको समझाया गया है उत्तर। इसी प्रश्न के अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, किन मुद्दों पर भारतीय राजनीतिक दलों में लगभग सहमति है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर अभी जो प्रश्न समझाया है उसी आधार पर लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ प्रश्न में लिखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं को लिखा गया है। आपको उसका अध्ययन पिछले प्रश्न के आधार पर कर लेना है। 2 नए बिंदु जो नीचे लिखे, आपको इन 5 में से किन्हीं 3 बिंदुओं को अपने उत्तर में लिखना है। पहला बिंदु है नवीन आर्थिक नीतियों पर सहमति। दूसरा, पिछड़ी जातियों राजनीतिक और सामाजिक दावे को सहमति। तीसरा बिंदु है राष्ट्रीय शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को सहमति।
अगला है गठबंधन सरकारों पर सहमति। पांचवा बिंदु है विचारधारा की अपेक्षा कार्यसिद्धि पर जोर तथा विचारात्मक सहमति हेतु राजनीतिक गठबंधन। विद्यार्थियों 3 अंक का प्रश्न है, इसमें से किसी 3 बिंदुओं को आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में दिए हुए 3 अंक के सभी प्रश्नों का यह समाधान हो गया है। अब हम जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे 4 अंक और 5 अंक के प्रश्नों के हल के साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।